एक्सरसाइज नंबर 6.7 नंबर 1 फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन -2 and 8। ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने को कहा गया है दो नंबर्स के दरमियान। अब ये भी हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, फार्मूला पढ़ा है। हम उस फार्मूले के तहत इन नंबर्स के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करते हैं। -2 and 8। एक्सरसाइज नंबर 6.7 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 -2 and 8 इन दोनों के दरमियान हमने ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है। लेट जी बी ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन -2 and 8। तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या है? ±√AB। ए क्या है आपके पास? -2। बी क्या है आपके पास? 8। तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू ±2 इंटू 8 ±16। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, -1 का स्क्वायर रूट और हमने अलहदा कर लिया। तो -1 का स्क्वायर रूट जो है किसके इक्वल होता है? आयोटा। और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 ±4 आयोटा। तो ये ±4 आयोटा ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन -2 and 8। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 गिवन नंबर्स। दो गिवन नंबर्स के दरमियान एन ज्योमेट्रिक मीन्स जो हैं उनका क्या मतलब है और उनको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। दी एन नंबर्स G1, G2, G3 अप टू Gn, ये n नंबर्स आर कॉल्ड एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन A एंड B। A एंड B दो नंबर्स हैं, इनके बिटवीन n ज्योमेट्रिक मीन्स जो हैं, कोई भी n नंबर्स कब ज्योमेट्रिक मीन कहलाएंगे? तो A और B के दौरान ये जो n नंबर्स हैं G1, G2, G3, Gn, ये n नंबर जो हैं उस वक्त ज्योमेट्रिक मीन n ज्योमेट्रिक मीन्स कहलाएंगे जब आप इन दोनों नंबर्स A और B और इनके दरमियान जो n नंबर्स हैं इनको सीक्वेंस में लिखें। ये सीक्वेंस में लिख रही है ना, A, G1, G2, G3, Gn, B। जब आप इनको सीक्वेंस में लिखें तो ये GP के मेंबर्स बन जाए। R इन GP का मतलब क्या है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का मेंबर्स बन जाएं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हिस्सा बन जाए। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हिस्सा बनने का मतलब क्या है कि इनकी कॉमन रेशियोज जो हैं वो बराबर हो जाए। मतलब G1 ओवर A1 इज इक्वल टू G2 ओवर G1 इज इक्वल टू G3 ओवर G4 अप टू Gn ओवर Gn-1 इज इक्वल टू B ओवर Gn। इसका मतलब ये है। तो इसका मतलब है कि फिर ये अगर GP के मेंबर्स बन गए हैं और अगर हम A1 को फर्स्ट टर्म ले लें, A, G1, G2, G3, Gn, B, तो इसका मतलब है कि ये GP में होने का मतलब क्या है कि ये पहली टर्म बन जाए, ये दूसरी, ये तीसरी, ये आपके पास चौथी और ये आपके पास An-1 और ये An। ठीक है जी। अब A2 और ज्योमेट्रिक मीन में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में A2 और A1 का रिलेशन क्या होता है? A2 इज इक्वल टू A1R। A2 क्या है? G1। तो G1 जो है वो किसके बराबर होगा? A1R। क्योंकि हमने कहा है कि जब हम n नंबर्स इनके दरमियान इंसर्ट करेंगे तो ये GP के मेंबर्स हो जाएंगे। इसका मतलब ये पहली टर्म है तो फिर ये दूसरी टर्म हो जाएगी सीक्वेंस की, ये सीक्वेंस की तीसरी टर्म हो जाएगी, सीक्वेंस की चौथी टर्म। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म के दौरान रिलेशन क्या है? A2 इज इक्वल टू A1R और A2 ये सेकंड टर्म क्या है? G1। तो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल हो जाएगा? A1R के इक्वल हो जाएगा। G2 के इसके इक्वल हो जाएगा A3,
A3, तो इसके लिए क्या फार्मूला आपके पास होगा, A2R विच इज़ इक्वल टू A1R का स्क्वायर। G3 क्या हो जाएगा, A4 विच इज़ इक्वल टू A1R की पावर क्यूब। अब ये Gn कौन सी टर्म होगी, ये nth टर्म ही होगी, और B कौन सी की, क्योंकि देखें ये A1 से शुरू हुआ है ना, ये सेकंड टर्म, ये फोर्थ, थर्ड टर्म, ये फोर्थ, और ये आपके पास है n टर्म। तो आपके पास Gn कौन सी होगी, n+1th टर्म होगी, और ये n+2, B जो है n+2, क्योंकि देखिए A तो एक ऑलरेडी एक टर्म ज़्यादा है, और G1 से शुरू करें तो ये n टर्म्स यही हो जाती हैं, तो इसके अंदर एक और डालेंगे तो ये an+1 हो जाएगी। तो चलते जाएं तो Gn किसके बराबर हो जाएगा, an+1 के इक्वल, और उसका फार्मूला क्या है, A1R की पावर n। ये हमने ज्योमेट्रिक मीन की nth टर्म का फार्मूला पढ़ रखा है ना, वो क्या है, r की पावर n-1, जो यहाँ पे इंडेक्स है वहाँ से एक कम, तो Gn जो है an+1 प्लेस पे होगा, तो इसके लिए r की पावर इसमें से एक कम होगी, तो Gn के लिए ये फार्मूला। तो जब भी हम दो नंबर्स A और B के दौरान n ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करते हैं तो उनको कैलकुलेट करने का ये तरीका है। G1 इज इक्वल टू A1R, G2 इज इक्वल टू A1R स्क्वायर, G3 इज इक्वल टू A1R क्यूब, Gn इज इक्वल टू A1R की पावर n। ठीक है जी, तो आपके पास ये फार्मूला आ गया है जब आप दो नंबर के दौरान n ज्योमेट्रिक मीन्स हैं वो इंसर्ट। यहाँ से आपको मैं फिर समझा दूँ, ये देखें ये फर्स्ट टर्म है ना, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी टर्म्स हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक n टर्म्स हैं, तो जब आप यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ तक कितनी टर्म्स बन जाएंगी, an+1, n ये और एक ये डाल लें, तो Gn किस प्लेस पे आता है, Gn जो है n+1 प्लेस पर आता है, इसलिए ये an+1 के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। अब हम ज्योमेट्रिक मीन्स से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस करते हैं। इंसर्ट टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 and 8, 2 and 16। हम पार्ट 1 कर लेंगे। हमने 1 and 8 के दरमियान जो है दो ज्योमेट्रिक मीन्स जो हैं वो इंसर्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, इंसर्ट टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 and 8। 1 and 8 के दरमियान आपने दो ज्योमेट्रिक मीन्स जो हैं वो इंसर्ट करने हैं। लेट G1 G2 be two ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 and 8। तो जब आप इन नंबर्स और इन ज्योमेट्रिक मीन्स को सीक्वेंस में लिखेंगे तो ये किस में चले जाएंगे, R in GP, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हिस्सा बन जाएंगे। तो अब अभी जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसके मुताबिक यहाँ पर A1 की वैल्यू क्या है, 1, तो G1 आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, G1 इज इक्वल टू A1R, और G2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A1R स्क्वायर। तो G1 और G2 कैलकुलेट करने के लिए हमें A1 की वैल्यू जो है हमारे पास, अब हमें R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो बेटा, जब हमने कहा कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हिस्सा बन गए हैं तो ये आपके पास क्या बन गए, 1 G1 G2 और 8, तो ये दरअसल क्या बन गया है, A1 A2 A3 A4। तो 8 जो है वो आपके पास क्या है, दरअसल A4 है, फोर्थ टर्म है। अब A4 का फार्मूला अप्लाई करते हैं। हम जानते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर जो nth टर्म होती है वो किसके बराबर होती है, A1R की पावर n-1। तो A4 क्या हो जाएगी, A1R की पावर 3 इज इक्वल टू 8। A1 की वैल्यू क्या है, 1, पुट कर दें, पुट A1 इज इक्वल टू 1, तो क्या बन जाएगा, 1R³ इज इक्वल टू 8
आर का क्यूब इज इक्वल टू 8। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब आपके पास A1 की वैल्यू भी आ गई है, आर की वैल्यू भी आ गई है। अब इस ज्योमेट्रिक मीन इनके अंदर पुट करेंगे इन फार्मूलाज के अंदर, तो आपके पास दोनों ज्योमेट्रिक मीन्स जो हैं वो आ जाएंगे। G1 इज इक्वल टू A1 आर, पुट A1 इज इक्वल टू 1, आर इज इक्वल टू 2। G1 इज इक्वल टू 1 डॉट 2 विच इज इक्वल टू 2। G2 किसके इक्वल है आपके पास A1 आर स्क्वायर। A1 आपके पास क्या है 1, आर क्या है 2, तो G2 इज इक्वल टू 4। तो ये दो ज्योमेट्रिक मीन्स आपने कैलकुलेट कर लिए हैं बिटवीन 1 and 8। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 and 16। 1 and 16 के दरम्यान अपने 3 ज्योमेट्रिक मीन्स जो हैं वो इंसर्ट करने हैं। लेट G1 G2 G3 B3 B3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 and 16। So 1 G1 G2 G3 16 are in GP। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हिस्सा बन जाएंगे। यहाँ पर A1 की वैल्यू क्या है 1, और A16 किस प्लेस पे है A1 A2 A3 A4 A5, ये 5th प्लेस पर है। A5 इज इक्वल टू 16। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर हम जानते हैं कि nth टर्म का फार्मूला क्या है ये, तो A5 किसके इक्वल हो जाएगा A1 आर की पावर 4 इज इक्वल टू 16। A1 की वैल्यू क्या है 1, पुट A1 इज इक्वल टू 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 आर की पावर 4 इज इक्वल टू 16। आर की पावर 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इसको आर के स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, 16 को 4 का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा आर स्क्वायर। इसके ऊपर मैं ये फार्मूला लगाने लगी हूँ, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आर का स्क्वायर माइनस 4, आर का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है आर स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड आर स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दोबारा आप इसको आर स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये क्या बन जाएगा आर प्लस 2 आर माइनस 2, आर इज इक्वल टू 2 एंड आर इज इक्वल टू माइनस 2। ये दो आंसर आ जाएंगे। और यहाँ से आर का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4, आर इज इक्वल टू माइनस 4 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा। तो आर की कितनी वैल्यूज़ आ गई आपके पास 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा, आपके पास आर की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब 1 2 3 4 वैल्यूज़ आई हैं। आर की हर वैल्यू के लिए हमने G1 भी कैलकुलेट करना है, G2 भी और G3 भी कैलकुलेट करना है। जब A1 की तो एक ही वैल्यू है 1, A1 1 हो और R आपके पास 2 हो, A इज इक्वल टू 1 हो और R आपके पास माइनस 2 हो, A इज इक्वल टू 1 हो, R इज इक्वल टू 2 आयोटा हो, A की वैल्यू 1 हो और R जो है माइनस 2 आयोटा हो। ठीक है जी।
G1 क्या है, A1R, 1 × 2 = 2, ठीक है जी। और G2 क्या है आपके पास, A1R का स्क्वायर। ये भी बताए हैं ना कि इनके फार्मूला मैंने आपको पीछे बताया है ना कि ये G1 जो है A2 के इक्वल होता है, G2 जो है वो A3 के इक्वल होता है। 1 × 2 का स्क्वायर = 4। और जब अभी G3 भी कैलकुलेट करना, वो मैं नेक्स्ट पेज पे करूँगी। अब इस केस के कोरिस्पोंड G1 = A1R, तो ये क्या हो जाएगा, 1.-2। G2 क्या हो जाएगा, A1R का स्क्वायर, A1 की वैल्यू 1, R के इसको सॉल्व करेंगे तो 4, वो सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा। G3 क्या हो जाएगा आपके पास, A1R का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा, 1 × -2 का क्यूब (-8). तो ये भी आपने इन वैल्यूज़ के लिए भी G1 G2 कैलकुलेट करना, और इन वैल्यूज़ के लिए भी G1 = A1R, G2 = A1R स्क्वायर, G3 = A1R का क्यूब। ये वैल्यूज़ पुट करके ना, तो आपने ये ज्योमेट्रिक मीन्स जो हैं वो कैलकुलेट कर लेने हैं, ठीक है जी। ये थोड़ा सा काम आपके लिए छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेम एज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5, if both x and y are positive distinct real numbers, show that the geometric mean between x and y is less than their arithmetic mean। दो पॉजिटिव डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, डिफरेंट हैं, एक जैसे नहीं हैं। जैसे 2 और 3 आपके पास डिफरेंट हैं और ये पॉजिटिव भी हैं, एक्स और वाई पॉजिटिव भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं। डिस्टिंक्ट सर अलग अलग, एक जैसे नहीं हैं। 2 3 हो गया, 4 5 हो गया, 7 10 हो गया। आपने ऐसे कोई भी दो पॉजिटिव डिफरेंट रियल नंबर्स लेने हैं। शो दैट द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन एक्स एंड वाई इज़ लेस देन देयर अरिथमेटिक मीन। तो आपने इन दोनों नंबर्स के ज्योमेट्रिक मीन को लेस शो करना है उनके अरिथमेटिक मीन से। करते हैं क्वेश्चन। लेट एक्स एंड वाई बी टू पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। जैसे आप एक ले लें 3 और एक ले लें 2 ले लें, मान ले लें, कुछ भी ले लें ये। तो फिर क्या होगा, जब आप इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो ग्रेटर देन 0 होगा। जैसे आपके पास 3 - 1 का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर विच इज़ 4 एंड दिस इज़ ग्रेटर देन 0। तो उनके डिफरेंस का जो स्क्वायर है वो ग्रेटर देन 0 होगा। आपने शो क्या करना है, शो आपने ये करना है कि इन नंबर्स का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो लेस है इनके अरिथमेटिक मीन से। मतलब आपने क्या शो करना है, ये एक्स और वाई का ज्योमेट्रिक मीन है, इसको लेस शो करना है इनके अरिथमेटिक मीन से। मतलब आपने ये शो करना है, ओह सॉरी यहाँ पे वाई आना है, आपने x + y को ग्रेटर शो करना है इससे। करते हैं। हमने कहा कि x और y दो पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। ये स्क्वायर ओपन करते हैं, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy इज़ ग्रेटर देन 0। अब मैं क्या करने लगी हूँ, मैं यहाँ पर +2, ये माइनस है, ये माइनस लिखें, यहाँ पर +2xy ऐड भी करने लगी हूँ और
सब्ट्रैक्ट भी करने लगी हूँ, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके यही टर्म रहने बच जाती है। ये जो प्लस वाला है मैं यहाँ पर लिखने लगी हूँ, माइनस वालों को ऐड करने लगी हूँ। ये वाला मैंने इधर लिख लिया और इसको ऐड कर लिया। ये स्क्वायर जो है आप क्लोज कर लें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने। क्या बच गया, x + y इज़ ग्रेटर दैन 4xy, x + y इज़ ग्रेटर दैन 2 स्क्वायर रूट xy। 2 को इस तरफ लें, x + 2 इज़ ग्रेटर दैन स्क्वायर रूट xy। तो ये है अरिथमेटिक मीन, ये अरिथमेटिक मीन है और दिस इज़ ग्रेटर दैन ज्योमेट्रिक मीन, और यही हमने शो करना था। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n यानी कि आपने n कैलकुलेट करना है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, an ओवर an प्लस b की पावर n ओवर an - 1 प्लस b की पावर n - 1 इज़ द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। वो कहते हैं कि ये ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन a एंड b और आपने n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये जो नंबर है, ये जो क्वोशंट है, ये ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, तो आपने n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। करते हैं। इस ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, तो फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ n। अब चूंकि ये ज्योमेट्रिक मीन है इन दोनों के दरमियान, तो इसका मतलब क्या है, लेट जी बी ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, तो g इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ab। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ab की पावर 1/2, और क्या इसको फर्दर मैं लिख सकती हूँ a की पावर 1/2 b की पावर 1/2। पावर्स मैंने अलग कर दी। अब ये ज्योमेट्रिक मीन जो हमें फार्मूला मालूम है उसके बराबर है, और ये ज्योमेट्रिक मीन उन्होंने खुद दिया है। उन्होंने कहा है कि ये इन दोनों के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन है। इसका मतलब है कि ये ज्योमेट्रिक मीन और ये ज्योमेट्रिक मीन फिर दोनों बराबर हो गए हैं। ये ज्योमेट्रिक मीन हमने a और b के दरमियान फाइंड किया है फार्मूला की मदद से, और ये ज्योमेट्रिक मीन उन्होंने खुद हमें दिया है और कहा है और हमें बताया है कि ये इन दोनों के अंदर ज्योमेट्रिक मीन है। इसका मतलब ये दोनों ज्योमेट्रिक मीन जो हैं वो बराबर हो गए हैं। मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बन जाएगा, ये a को मैंने इसके साथ लिख लिया और b को ज़रा बाद में लिख लिया है। पावर्स को ऐड कर लें, ये एज इट इज़ इन दोनों की पावर्स को भी ऐड कर लेंगे। अब इन दोनों टर्म्स को उठा के इस तरफ ले आएं। ए वाली टर्म के पास ए वाली टर्म लिख लें
और बी वाली टर्म के पास ये दोनों टर्म जब इस साइड पे आएंगी तो माइनस की हो जाएंगी। इन दोनों को उठा के मैं इस तरफ ले आई। ये जो ए वाली टर्म है ये ए के पास लिख ली और ये वाली टर्म जो है ये बी के पास लिख ली। अब क्या मैं ए की पावर को ऐसे लिख सकती हूँ, ये की पावर n में -1/2 +1/2 कट जाएंगे तो दोबारा n ही रह जाएगा। तो दरअसल मैंने कुछ भी नहीं किया, ये जो मैंने ऐड किया है ना, ऐड और सब्ट्रैक्ट, जब आप एक ही चीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बी की पावर को भी ऐसे लिखने लगी हूँ। इन दोनों टर्म्स में से मैं ए की पावर n-1/2 कॉमन लेने लगी हूँ। बाकी क्या रह गया, इतना तो कॉमन हो गया, n-1/2 कॉमन ले लिया, बाकी क्या रह गया ए की पावर 1/2 और यहाँ पे ये तो कॉमन हो गया, बाकी क्या रह गया बी की पावर 1/2। यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँगी, बी की पावर n-1/2 कॉमन और बाकी क्या रह गया, ये इतना कॉमन हो गया, ये रह गया बी की पावर 1/2 माइनस ए की पावर -1/2। इनमें से माइनस भी मैं ले रही हूँ कॉमन, तो फिर ये आपके पास ये प्लस की हो जाएगी और ये माइनस का हो जाएगा। अब ए की पावर 1/2 माइनस बी की पावर 1/2 कॉमन ले लूँगी, क्या रह जाएगा ए की पावर n-1/2 माइनस बी की पावर n-1/2 इज इक्वल टू 0। या ये 0 है या ये 0 है। ठीक है जी, ये ले लेते हैं क्योंकि हमने n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम ये वाला ले लेते हैं। ए की पावर n-1/2 माइनस बी की पावर n-1/2 इज इक्वल टू 0। इसको उठा के इस तरफ ले जाएं, इसको डिवाइड कर दें, ये कट जाएगा तो यहाँ रह गया 1। ठीक है जी, क्या आप 1 को अब मैं इसकी पावर कंबाइन करने लगी हूँ क्योंकि पावर सेम है ना, तो मैं कंबाइन करके लिख सकती हूँ ए ओवर बी की पावर n-1/2 इज इक्वल टू 1। इन दोनों की पावर सेम थी तो मैंने कंबाइन कर ली। अब जो है क्या मैं 1 को लिख सकती हूँ ए ओवर बी की पावर 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 जो है वो क्या हो जाती है 1। जैसे किसी भी चीज़ की पावर 0 करें तो 1 हो जाता है। पावर जो है वो अब बेसिस सेम है तो पावर्स जो हैं वो भी इक्वल होंगे। यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई 1/2, तो n की वैल्यू ही हमने कैलकुलेट करनी थी, वो हमने कर ली। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सेम है, इन दोनों में से एक मैं करवा देती हूँ। दी अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव इंटेग्रल नंबर्स। यहाँ ये गौर करने वाली बात है, इंटेग्रल नंबर्स कहा गया है। एक्सीड्स देयर ज्योमेट्रिक मीन बाय 2 एंड देयर सम इज 20, फाइंड द नंबर्स। इंटेग्रल नंबर्स कौन से होते हैं, जो आपके पास इंटीजर्स हैं 1 2 3 0 -1 -2 -3, ये इंटेग्रल नंबर होते हैं। अब ये जो 1/2 है ये इंटेग्रल नंबर नहीं है बल्कि ये रैशनल नंबर है, इज़ नॉट इंटेग्रल नंबर। ये जो आपके पास इस तरह से +-1 +-2 +-3 0 ये इंटीजर्स हैं। ये जो आपके पास कोशंट वाली नंबर्स हैं ना, ये आपके पास रैशनल नंबर, तो ये इंटेग्रल नंबर्स नहीं होते।
The arithmetic mean of two integral numbers exceed their geometric mean by 2। अब अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के दरमियान रिलेशन बताया उन्होंने नंबर्स का, कि अरिथमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से एक्सीड कर रहा है बाय 2। मतलब क्वेश्चन नंबर 7, लेट A and B be two पॉजिटिव इंटेग्रल नंबर्स। अब गिवन क्या है, वो डाटा क्या हमें दे रहे हैं कि इनका जो अरिथमेटिक मीन है वो एक्सीड कर रहा है ज्योमेट्रिक मीन से बाय 2। अरिथमेटिक मीन जो है ज्योमेट्रिक मीन से 2 ज़्यादा है। और फर्दर वो क्या कह रहे हैं, देयर सम इज़ 20, देयर सम इज़ 20। और इन जो इंटेग्रल नंबर्स हैं इनका सम 20 है। फाइंड द नंबर्स। और क्या हमें दिया है कि इनका सम 20 है। देयर सम इज़ 20 और इनका सम जो है वो 20 है। तो हमने फाइंड क्या करने को कहा गया है, फाइंड द नंबर्स। आपने ऐसे नंबर्स ए और बी जो है कैलकुलेट करने हैं जो इन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं फाइंड। अब लेट ए एंड बी ये सॉल्यूशन है आपके पास। 2 पॉजिटिव इंटेग्रल नंबर्स, ये 2 इंटेग्रल नंबर्स हैं और इनका अरिथमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से 2 ज़्यादा है। अरिथमेटिक मीन क्या होगा इनका, a + b/2 इज इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा a और b का, ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है √ab + 2। अब आप गौर करें तो a + b जो है वो किसके इक्वल है, 20। पुट a + b इज इक्वल टू 20, 20/2 इज इक्वल टू √ab + 2। इसको आप काटेंगे तो 10 रह गया, ab + 2, 2 इस तरफ ले आए, 10 - 2 इज इक्वल टू √ab, 8 इज इक्वल टू √ab। स्केयर कर दो दोनों तरफ, 64 इज इक्वल टू ab, दोनों तरफ स्केयर लिया है। ठीक है, अब यहाँ से मैं b की वैल्यू निकालूंगी और इसमें पुट कर दूंगी। सिंस a + b इज इक्वल टू 20, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी, 20 - a, यहाँ पे पुट कर दें। 64 इज इक्वल टू a इंटू 20 - a, 64 इज इक्वल टू 20a - a²। इन दोनों टर्म्स को उठा के इस तरफ ले आओ तो ये क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर माइनस 20a + 64 इज इक्वल टू 0। अब ये आपने इसको पर फैक्टराइजेशन अप्लाई करके a और b, a की वैल्यूज़ निकालनी है। तो a की वैल्यूज़ आपके पास क्या आ जाएंगी, अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तब देखेंगे आपके पास आंसर आएगा। दरमियान वाले स्टेप्स खुद करने हैं, आपको फैक्टराइजेशन सिखाई हुई है। a इज इक्वल टू 16, ये a की वैल्यूज़ आ गई हैं। a की इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए अब हमने b की वैल्यू निकालनी है। ये b इज इक्वल टू 20 - a हमने यहाँ से निकाला ना, यहाँ पे हम a की वैल्यूज़ पुट करेंगे और b की वैल्यूज़ निकालेंगे।
ए प्लस बी इज इक्वल टू 20, तो यहाँ से b इज इक्वल टू 20 माइनस ए की एक वैल्यू है 16 और ए की एक वैल्यू है 4। पुट कर दें इसमें b इज इक्वल टू 20 माइनस 16, ए की वैल्यू पुट की, b इज इक्वल टू 4, और अगर ए की वैल्यू 4 हो तो b क्या है 20 माइनस ए, 20 माइनस 4, बी की ए की वैल्यू पुट की, b इज इक्वल टू 16। तो नंबर्स का पेयर क्या है 16 एंड 4, या 4 16 एक ही बात है। तो ये वो नंबर्स हैं जिनका अरिथमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन से 2 ज़्यादा है, और इन दोनों का सम जो है वो 20 भी है। आपने ये एग्जांपल्स भी करनी है। मैंने आपको एक्सरसाइज है हमारी कंप्लीट हो गई है 6.7, ये सारी हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज़ होगा। ठीक है जी, तो ये 6.7 जो है हमारे पास कंप्लीट हो गई है।